लास्ट लेक्चर में हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 देखा था। यह एक ऐसा एक्ट था जो विटले कमीशन के रिकमेंडेशन के कारण आया था और जिसने वेजेस को डिफाइन करा, रेगुलर वेजेस को इंश्योर करा तथा एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसे राइट्स प्रोवाइड करे जिसके कारण अगर एम्प्लॉयर अनऑथराइज्ड डिडक्शन कर रहा है तो वह उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा सके। पर क्वेश्चन ये है कि सर इतना काफ़ी था? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इस एक्ट के तहत क्या मिनिमम वेजेस वर्कर्स को दी जानी चाहिए? क्या फेयर वेज होना चाहिए जिससे वर्कर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके, उनकी लिविंग्स को सपोर्ट कर सके? ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी और कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज़ इसका फ़ायदा उठा रही थी। In 1944, tripartite committee was formed in which members are from three sides: employer, employee and government। 1944 में ट्रिपरटाइट कमेटी बनी जिसके मेंबर्स तीन पक्षों से लिए गए। एक था नियोक्ता वर्ग, दूसरा था मजदूर वर्ग और तीसरा था गवर्नमेंट। इसकी एक मीटिंग होती है 1946 में और फाइनली 1948 में इसने एक रिपोर्ट पास करा। इन्होंने अपने इस रिपोर्ट में मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस और फेयर वेजेस को डिफाइन करा। क्या-क्या हैं ये? तो पहला है मिनिमम वेजेस। इसे ऐसे समझते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो मिनिमम वेजेस क्या है? मिनिमम वेजेस इज़ द वेज दैट इंक्लूड द मोस्ट प्रिमिटिव नीड ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच इज़ इनफ फॉर इट्स एफिशिएंसी, हेल्थ एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज़। हिंदी में बात करें तो न्यूनतम मज़दूरी वह मज़दूरी है जो एक मज़दूर की दक्षता, उसका स्वास्थ्य और उसके कार्य करने की क्षमता के लिए पर्याप्त हो। नेक्स्ट है लिविंग वेजेस या हिंदी में बोलें तो जीवित मज़दूरी। लिविंग वेजेस डिफ़ाइन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक असम्पशन करा कि भारत की फैमिली के लिए जो अर्निंग का काम है, वो फैमिली का जो एडल्ट मेल है, वो कर रहा है। और देखा जाए तो ये सही भी है क्योंकि ज़्यादातर फैमिली में जो फीमेल होती हैं, वो हाउसवाइफ़ का रोल प्ले करती हैं और जो बच्चे होते हैं, वो तो अर्निंग करेंगे नहीं। सो व्हाट इज़ लिविंग वेज? द हाईएस्ट लेवल ऑफ वेज दैट इनेबल अ मेल to provide all basic needs for himself as well as for his family। हिंदी में अगर बोलें तो जीवित वेतन वह उच्चतम वेतन है जो किसी परिवार के पुरुष अर्जक का मतलब जो पुरुष कमा रहा है, तो पुरुष अर्जक को इतना सक्षम बनाता है कि वह खुद के लिए तथा अपने परिवार के लिए आधारभूत सेवाएं जुटा सके, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। नेक्स्ट है मेरा फेयर वेजेस या हिंदी में निष्पक्ष वेतन। यह उस तरह का वेतन है जो मिनिमम वेजेस से ऊपर है तथा लेबर यानी कि श्रमिक की एफिशिएंसी, उसके स्किल, उसकी दक्षता के अनुसार उसे दिया जाता है। और इन्हीं तीनों के कारण मतलब न्यूनतम वेतन, जीवित वेतन और निष्पक्ष वेतन, मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस और फेयर वेजेस, इन्हीं को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1948 में एक लॉ लेकर के आती है, एक अधिनियम लेकर के आती है जिसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कहते हैं। सबसे पहला है इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव, इस अधिनियम का उद्देश्य प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू फिक्सेशन और पीरियोडिक रिवीजन। यहाँ और की जगह पे एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। So and of oblique or periodic revision of minimum wages in employment where labor is vulnerable to exploitation। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य श्रम के शोषण को रोकना है और रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा या अथवा
आवधिक संशोधन के माध्यम से सहायता प्रदान करना है जहां श्रम शोषण के लिए असुरक्षित है। अब यहाँ पे आवधिक संशोधन का मतलब होता है पीरियोडिक रिवीजन, मतलब बार बार समय समय पर उस पर संशोधन लाना, उस पर चेंजेस लाना। डेफिनेशंस की अगर बात करें तो डेफिनेशंस के अंतर्गत दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। लिविंग इंडेक्स नंबर का सूचकांक, इसे हिंदी में आप समझ सकते हैं। डेफिनेशंस क्या है इसका? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयज इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब ये शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या है हम लोग आगे देखेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, means the index number ascertained and declared by the competent authority by notification in the official gazette to be the cost of living index number applicable to employees in such employment। किसी भी अनुसूचित रोजगार के संबंध में कर्मचारियों के लिविंग इंडेक्स संख्या की लागत जिसके संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय की गई हैं। इस तरह के रोजगार में कर्मचारियों के लिए लागू लिविंग इंडेक्स नंबर की लागत को आधिकारिक राजपत्र में अनुसूचना द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ज्ञात और घोषित सूचकांक संख्या का मतलब है। एकदम बिल्कुल सर के ऊपर से बाउंस गया होगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ। अब इसे क्या करते हैं हम लोग सर के अंदर से डालते हैं। क्या होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर? ये नॉर्मली एक ऐसा रेट है जिसे गवर्नमेंट डिफाइन करती है, जिसे कहती है कि इतना तो वर्कर्स को मिलना ही चाहिए। अब देखो इसे समझने के लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डाटा लिया है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का एक एग्जांपल है। इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या हिंदी में बात करें तो साधारण जीवन यापन करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं, इवन अब तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इन सब का मतलब जो भी बेसिक चीज़ें, स्पेशली खासकर सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, मिल्क है, ट्रांसपोर्ट है, ऑयल है, हाउस रेंट है, इस तरह से सारी चीज़ें जो भी आती हैं, उन सब का एक एवरेज प्राइस लेकर हर व्यक्ति के लिए एक मिनिमम वेजेस तय कर लिया है, एक मिनिमम वेजेस फिक्स कर लिया है और इसे वो साल दर साल रिवाइज़ करती रहती है। इसी को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। आप ये जो डाटा देख रहे हैं, ये 2020 का लेटेस्ट डाटा है, जो कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स शो कर रहा है। और आपको सिर्फ़ इतना मालूम होना चाहिए इसमें कि यह एक पैरामीटर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम वेजेस तय करने के लिए यूज़ करती है। नेक्स्ट है मेरा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट या अनुसूचित रोजगार उस तरह का रोजगार है जो शेड्यूल लिस्ट के पार्ट वन और पार्ट टू में मेंशन है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि शेड्यूल लिस्ट क्या होता है। तो शेड्यूल लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करके रखा हुआ है। इसकी एक कॉपी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करी हुई है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए। जो सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्सिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट किस प्रकार से मिनिमम रेट को डिफाइन करती है ये पढ़ना है। मेनली इसके अंतर्गत तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसमें भी पहला जो पॉइंट है वो अगेन दो सब पॉइंट्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट वन ए है वो एक्चुअली कहता क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये कहता है कि जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वह मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को शेड्यूल के जो दोनों पार्ट हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, उसमें मेंशन करे गए जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसके लिए वो क्या करेगी, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स कर सकती है। और साथ ही साथ पार्ट टू, मतलब इसी शेड्यूल के पार्ट टू में जितने भी एम्प्लॉयमेंट मेंशन करे गए हैं उनके लिए किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए
ये सारे एम्प्लॉयमेंट्स के अंतर्गत वो मिनिमम वेज को क्या करेगी, फिक्स करेगी। मतलब 2 बातें कही गई हैं इसके अंदर। पहला ये कहा गया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी तरह के एम्प्लॉयमेंट आते हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है, उसे वो फिक्स कर देगी। और दूसरी एक बात जो कही गई है, वो ये है कि इसी शेड्यूल के पार्ट 2 में जितने भी तरह के एम्प्लॉयमेंट हैं, उसके लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर क्लास, अब ये क्लास किसी भी तरह का भी हो सकता है, कास्ट बेस्ड हो सकता है, सेक्स बेस्ड हो सकता है, तो किसी भी तरह के एक स्पेसिफाइड क्लास को या क्लासेस के लिए वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स कर सकती है। 1 बी ये कहता है कि ये जो गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करा है, ये वो हमेशा 5 साल के अंतराल पर, 5 वर्ष के इंटरवल पर वो उसे एक बार रिव्यू करेगी कि वो सही है या नहीं। उसमें अगर इंक्रीज़ होना होगा तो वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होना होगा तो डिक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स नंबर 1 मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क। अब ये टाइम वर्क क्या होता है? तो मतलब कोई भी श्रमिक कितने घंटे काम कर रहा है, उसके अनुसार गवर्नमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स कर सकती है। दूसरा, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर पीस वर्क। मतलब ये है कि पूरा काम किया जा रहा है या अधूरा काम किया जा रहा है। मतलब अगर श्रमिक ने पूरा काम किया तो उसके अनुसार वो मिनिमम वेजेस डिफाइन करेगी। अगर श्रमिक अधूरा काम कर रहा है तो उसके अनुसार जो मिनिमम वेज होगा वो डिफाइन करेगी। इस वर्क के ही अंदर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्क भी आता है। तो इस तरह से भी इसे कहा समझा जा सकता है कि जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस होगा वो स्किल वर्कर्स के अनुसार भी डिफाइन करा जाएगा, गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। और अनस्किल्ड वर्कर के लिए भी जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है वो भी गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। सी जो पार्ट है वो कहता है कि ए और बी दोनों हो सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट का फिक्स करने का जो क्राइटेरिया है, वो या तो इसको लेके चल सकती है या फिर इसको लेके चल सकती है या फिर दोनों को लेके चल सकती है। और साथ ही साथ वो ओवर टाइम रेट्स को भी काम काउंट कर सकती है। इसका मतलब अगर कोई श्रमिक ओवर टाइम कर रहा है तो उसके अनुसार जो है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अलग होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स और रिवाइज मिनिमम वेजेस फॉर डिफरेंट क्लास लाइक विमेन, चाइल्ड, एडोलेसेंट बेस्ड ऑन द डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग लोकेशंस के अनुसार डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के अनुसार गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को विमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, जो किशोर हैं उसके लिए, सबके लिए अलग अलग फिक्स कर सकती है। नेक्स्ट है व्हाट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कंसिस्ट ऑफ। मतलब न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या क्या आता है। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। पहला, नंबर ए, बेसिक रेट ऑफ वेजेस या बेसिक वेजेस। ये होता क्या है? तो बेसिक और एवरेज लिविंग कॉस्ट, चाहे वो कहीं का भी हो इंडिया के अंदर, तो उसे हम लोग कहते हैं बेसिक रेट ऑफ वेजेस। दूसरा है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जीवन निर्वाह भत्ता लागत। ये क्या होता है? तो ये है एडिशनल लिविंग कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। कोई अगर एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, तो वहाँ पे चीज़ें महंगी थोड़ी ज़्यादा होंगी, तो उसके अनुसार गवर्नमेंट उसे कुछ अलाउंस देगी, तो वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। तीसरा है इसके अंदर कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। सीधे सीधे शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो ये है सब्सिडीज विच इज़ ग्रांट बाय गवर्नमेंट। तो मिनिमम वेजेस डिफाइन करने के लिए या फिर मिनिमम वेजेस तय करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या तो ए प्लस बी करेगी या फिर ए प्लस सी करेगी या फिर ए प्लस बी प्लस सी करेगी। तब या तो इसके साथ इसे काउंट करेगी या फिर इसके साथ इसे काउंट करेगी या फिर वो तीनों को काउंट कर लेगी। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। न्यूनतम मजदूरी तय
करने और संशोधित करने की प्रक्रिया। तो मिनिमम वेजेस डिटरमाइन करने की प्रक्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। 2 स्टेप्स हैं इसके अंदर। पहला जो स्टेप है उसमें गवर्नमेंट बहुत सारी कमिटीज़, सब कमिटीज़ बनाती है जो प्लेसेस के अनुसार, इंडिया के अलग-अलग प्लेसेस के अनुसार, अलग-अलग कास्ट के अनुसार मिनिमम वेजेस डिटरमाइन करते हैं और इंक्वायरी करते हैं ये कितना सही है। और फाइनली फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो सारा डाटा ला कर के दे देते हैं, सुझाव देते हैं कि इतना-इतना होना चाहिए। जो सेकंड जो स्टेप है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफ़िशियल गैजेट में मिनिमम 2 महीने, मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकता है, उसके बाद मतलब इतना सोच-विचार के बाद, मिनिमम 2 महीने सोचने के बाद, वो फाइनली अपने ऑफ़िशियल गैजेट में जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो कमिटीज़ और सब कमिटीज़ ने डिटरमाइन करा, उसे फाइनली वो पब्लिश कर देती है। नेक्स्ट है सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड के अंतर्गत क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंट कमिटी एंड सब कमिटीज़, कमिटी और सब कमिटीज़ अपॉइंट करने के लिए द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन एडवाइज़री बोर्ड कॉल्ड सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड जो है वो फॉर्म करेगी। अभी इसका नाम सेंट्रल क्यों पड़ा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करती है इस चीज़ को। तो वो एक कमेटी क्या करेगी, वो एक बोर्ड बनाएगी जिसे हम लोग सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड कहेंगे। और ये सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड का काम क्या होगा कि वो अपॉइंट करे किस चीज़ को, कमिटी को और सब कमिटी। अब इसका हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, किससे किससे सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड बना होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स to be nominated by the central government representing employers and employees of the scheduled employment। जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट है, अगेन ये लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें कुछ एम्प्लॉयर्स और कुछ एम्प्लॉयज़ को लेकर के वो क्या करेगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाना शुरू करेगी। इन दोनों के जो टोटल नंबर होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो शेल बी इक्वल इन नंबर एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। और जो थर्ड जो होगा, एक तो एम्प्लॉयर हो गया, एक हो गया एम्प्लॉय। जो थर्ड टाइप होगा वो होगा मेरा इंडिपेंडेंट पर्सन, नॉट एक्सीडिंग वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स। जो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा वो वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब सपोज करिए एम्प्लॉयर्स हैं वो 7 लिए गए और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी 7 लिए गए। तो इन दोनों का टोटल नंबर कितना हो गया, 14। इसका अगर वन थर्ड करें तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। इसका वन थर्ड से कम यानी तो 4 के आसपास वो क्या करेगी, इंडिपेंडेंट पर्सन्स को अपॉइंट करेगी और इन तीनों को मिलाकर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। वन ऑफ द सच इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन और द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन चारों में से जो इंडिपेंडेंट पर्सन थे उनमें से कोई एक जो है वो क्या बन जाएगा, इस पूरे बोर्ड का चेयरमैन बन जाएगा। अब ये 2 टॉपिक हैं जो करंट से रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है मेरा नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, जिसे हम लोग शॉर्ट में FFLMW भी कहते हैं। और दूसरा है मेरा एक्रॉयड फार्मूला एंड सेवन पे कमीशन। पहला जो नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा तय की जाने वाली सबसे न्यूनतम राशि है। और 2019 में यह 178 रुपये पर डे थी। 2017 की बात करें तो ये 176 रुपये पर डे थी। एक्रॉयड फार्मूला एंड सेवेंथ पे कमीशन, तो सेवेंथ पे कमीशन को लागू करने के लिए इसे यूज़ करा गया था। डॉक्टर एक्रॉयड ने अपने एक पेपर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट में प्रत्येक फैमिली जिसके अंतर्गत 4 मेंबर होने चाहिए और एक अर्नर होना चाहिए उसमें, यानी टोटल मतलब टोटल 4 मेंबर होंगे, 1 कमाने वाला होगा और बाकी 3 खाने वाले होंगे। तो इस तरह की एक आइडियल फैमिली का जो सबसे न्यूनतम ज़रूरत है उसे कैलकुलेट करने का एक तरीका उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या करा था, पर डे कैलोरीज़
कितनी एक फैमिली यूज़ कर रही है, उसे कैलकुलेट करा और उसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर फिर 30 डेज़ से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 1 महीने का पता चल जाए। उसी तरह से सेम फंक्शन उन्होंने एकोमोडेशन रेंट, अगर कोई घर में रह रहा है, किराए पे रह रहा है, तो उसके लिए उन्होंने सेम प्रोसेस करा। उसी तरह से उन्होंने कपड़ों के लिए करा। तो जैसा मैंने बताया कि 3 बेसिक चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसके लिए उन्होंने टोटल एक फैमिली जिसके अंदर 4 लोग हैं, उसके लिए मिनिमम 1 महीने के अंदर कितनी ज़रूरत पड़ेगी अमाउंट की, वो कैलकुलेट करके निकाल लिया। और फाइनली उन्होंने प्रत्येक परिवार की न्यूनतम कितनी अर्निंग्स होनी चाहिए, ये डिफाइन कर दिया। तो जो 7th पे कमीशन जो आया था, वो एक्रॉयड फ़ॉर्मूला पर बेस्ड था और ये मिनिमम वेजेस डिफाइन कर रहा था। तो मिनिमम वेजेस, ये आपको याद रखना है कि मिनिमम वेजेस ये डिफाइन करता है और इसके अनुसार ₹1800 पर महीने हर एक फैमिली को चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2017 के पेपर में आ रखे हैं। पहला है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है आपको कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो होगी, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट मेंबर होगा, तो उसी में से एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो अपॉइंट करा जाएगा जो चेयरमैन बनेगा उस बोर्ड का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है मेरा वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड। 85 नंबर पे एक क्वेश्चन आ रखा है 2017 में, ये था, डॉक्टर एक्रॉइड्स फार्मूला इज एसोसिएटेड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ, आंसर है मिनिमम वेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ टुडे इज़ ऑलरेडी 31 दिसंबर और अभी तक सोशल सिक्योरिटी और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बाकी है और मैंने इसका स्टार्ट करने का डेट आपको 1 जनवरी बता रखा है। तो 1 जनवरी तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ अभी फ़िलहाल। तो 2 जनवरी से इसकी सारी वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएँगी और इसका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ का पार्ट 12 एंड पार्ट 13 होगा, जिसमें मैंने वेजेस के रिगार्डिंग जो बाकी सारे जो पोर्शन हैं वो कवर करे हैं। तो वो इसे आने में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा लेट होगा 12 एंड 13, लेकिन जो कंपाइल्ड पीडीएफ है, जो मैंने आपको बोला है कि ये आप ₹20 में परचेज़ कर सकते हैं, तो ये उसमें ये अवेलेबल होगा, ये सारे टॉपिक अवेलेबल होंगे। और जिन्होंने पहले बुक कर लिया है इसे, तो उसे मेल के द्वारा 1 जनवरी खत्म होने से पहले तक मिल जाएगा, उन्हें दे दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल विज़िट कर सकते हैं और सभी को मेरी तरफ से नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। परमात्मा करे कि आप सभी के जीवन में खुशियाँ आए, आप सभी अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।